नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी आपका एक बार आपके YouTube चैनल ज्ञान वैविध्य में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम भारत के अंदर जो आर्थिक समस्याएं थी उसके अंदर बात कर रहे थे। उस आर्थिक समस्याओं में हमने सर्वप्रथम महंगाई या मुद्रास्फीति, जो मुद्रास्फीति थी उसका जिक्र कर दिया था। इसका जिक्र किया था मुद्रास्फीति का। मुद्रास्फीति के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे गरीबी के बारे में। किसके बारे में? गरीबी के बारे में। इसके बारे में डिस्कस करेंगे गरीबी के बारे में। आज का टॉपिक रहेगा गरीबी। क्या रहेगा? गरीबी। जो भारत के अंदर जो आर्थिक समस्या है सबसे बड़ी, उसके अंदर रहेगा गरीबी। क्या रहेगा? गरीबी। बात करें गरीबी की। गरीबी किसे कहते हैं? तो सिंपल भाषा में दोस्तों पहले समझें। आप ये महसूस करते हो, शायद अब आपको आवाज क्लियर आ रही होगी, देखिएगा, कि आप महसूस करते हैं कि आम जन को देखते हैं या कई बार देखते हैं अपने समाज में या अपने गांव में या अपने शहर में। कई बार क्या होता है कि कई व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनके पास खूब अपार धन संपदा होती है, और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनको कि एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता, और कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको खाना तो नसीब हो रहा है लेकिन बाकी सुख सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही। कईयों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कईयों के पास बिल्कुल भी कह सकते हो जो मूलभूत साधन होने चाहिए वो भी नहीं है। इन साफ भाषा में अगर बात करें तो गरीबी किसे कह सकते हैं? धन संपदा का अभाव। जो धन संपदा है उसका अभाव। सिंपल भाषा में कहें तो धन संपदा का किसी व्यक्ति के पास अभाव हो तो इसे हम किसमें कैलकुलेशन करेंगे? गरीबी में। किसे करेंगे? गरीबी के अंदर। पॉवर्टी जिसे कहते हैं, इसमें हम क्या कहते हैं? पॉवर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉवर्टी। अब बात करें गरीबी की, तो गरीबी धन संपदा का अभाव वगैरह हो गया। यानी गरीबी वह है कि व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकता है, अगर उसको भी अगर वो पूरा नहीं कर पा रहा तो किसकी श्रेणी में रहेगा? गरीबी की श्रेणी में। किसकी श्रेणी में? गरीबी की श्रेणी में। जो मूलभूत आवश्यकता, अपनी मूलभूत आवश्यकता मान लें कि आपकी मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान। यानी व्यक्ति के पास खाने के लिए क्या होना चाहिए? रोटी होनी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा होना चाहिए, रहने के लिए क्या होना चाहिए? छत होनी चाहिए, मकान होना चाहिए। अगर ये भी व्यवस्था वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा तो उसे हम क्या करेंगे? गरीब है। वो क्या है? गरीब है। तो अगर बात करें गरीबी की, ये परिभाषा हो गई। ये मान सकते हो अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग हो सकती है। इसमें जो अलग अलग राष्ट्र हैं इसके अंदर अलग अलग पैमाने हो सकते हैं। कैसे? भारत के अंदर गरीबी अलग प्रकार की पाई जाएगी। गरीबी के भी प्रकार है, ध्यान से सुना। भारत के अंदर गरीबी अलग प्रकार से पाई जाएगी, अमेरिका में अलग प्रकार की पाई जाएगी। सिंपल भाषा में बात करें तो गरीबी का मतलब ये कह सकते हो कि अलग अलग प्रकार से गरीबी पाई जाती है, अलग अलग राष्ट्रों की संरचना के आधार पर। विकसित राष्ट्रों की अलग होगी, अविकसित की अलग होगी, अर्धविकसित की अलग होगी, विकासशीलों की अलग होगी। अलग अलग गरीबी के प्रकार होंगे। क्या होंगे? गरीबी के अलग अलग प्रकार होंगे। तो दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि गरीबी की बात करें तो यानी जो मूलभूत आवश्यकता है, क्या मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति नहीं होती, उससे हम किस श्रेणी में रखते हैं? गरीबी की श्रेणी में। किस श्रेणी में रखते हैं? गरीबी की श्रेणी में रखते हैं। अगर मूलभूत आवश्यकता आपकी कंप्लीट नहीं हो पाई तो वो किसकी श्रेणी में? गरीबी की श्रेणी में। यानी जो आपकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होना, किसकी श्रेणी में? मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होना, तो ये किसकी श्रेणी में? ये गरीबी की श्रेणी में। किसी श्रेणी में? गरीबी की श्रेणी में। अब सर ये कितने प्रकार की होती है? गरीबी के प्रकार है। गरीबी के प्रकार, गरीबी के सर कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। कौन से? एक तो आपकी निरपेक्ष गरीबी, दूसरी आपकी सापेक्ष गरीबी। एक तो आपकी निरपेक्ष गरीबी, एक आपकी सापेक्ष गरीबी। 2 प्रकार की गरीबी है, एक निरपेक्ष, एक सापेक्ष। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। एक हमें पता चल पड़ेगी गरीब कौन है? तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता। अब गरीबी के 2 प्रकार हैं, ध्यान से समझना है, अच्छे से आपको समझना। निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं और सापेक्ष गरीबी हम किसे कहते हैं? ठीक है।
दोनों को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। पहले ये पढ़ते हैं निरपेक्ष गरीबी। क्या पढ़ते हैं? निरपेक्ष गरीबी। यानी निरपेक्ष गरीबी कहेंगे यानी वह व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, उसे निरपेक्ष गरीबी। किसमें? निरपेक्ष गरीबी। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, उसे हम किसमें रहेंगे कि ये आपकी निरपेक्ष गरीबी होगी। क्या होगी? निरपेक्ष गरीबी। अब सर ये किन राष्ट्रों के अंदर पाई जाती है, क्या चीजें होती हैं वगैरह। अब ये निर्भर किस पर देखिए, ये गरीबी निर्भर किस पर देखिए, इस गरीबी निरपेक्ष की बात कर रहा हूँ, मुद्रास्फीति। किसमें? पहली बात मुद्रास्फीति, पहली बात किस पर रहती है? मुद्रास्फीति। दूसरी आय, दूसरी किस पर रहती है? आय पर रहेगी। किस पर रहेगी? आय पर। अगर तीसरी बात करें जीवन स्तर, किस पे? जीवन स्तर। ठीक है। अब ये पाई कहाँ जाती है, कैसे राष्ट्रों के अंदर ये गरीबी पाई जाती है? तो कह सकते हो ये अविकसित राष्ट्रों में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? अविकसित राष्ट्र। भारत इसी का एग्जाम्पल है। भारत किसका है? इसी का एग्जाम्पल है। भारत क्या है? इसी का एग्जाम्पल है। शायद आपको नीचे नहीं दिखा होगा, ऊपर देखिएगा। जो गरीबी प्रकार है, अब देखिएगा गरीबी प्रकार बाद में ये निर्भर किस पे करती है? निर्भर किस पे करता है? निर्भर की बात करें तो पहला तो आपका होगा मुद्रास्फीति। क्या होगा? मुद्रास्फीति। दूसरा आपका होगा जीवन स्तर। अगर राष्ट्रपति आय, राष्ट्रपति आय, इन तीन चीजों पर डिपेंड करेगी। जिस देश के अंदर मुद्रास्फीति ज्यादा होगी, कह सकते हो ये सापेक्ष गरीबी है वो ज्यादा पाएगी। जीवन स्तर निम्न होगा, राष्ट्रपति आय कम है, तो भी गरीबी पाई जाएगी। ठीक है। तो ये आपका निरपेक्ष गरीबी का प्रकार है। किस गरीबी का? निरपेक्ष गरीबी का प्रकार। ठीक है। अब दूसरा प्रकार पढ़ते हैं हम सापेक्ष गरीबी का। किसका? सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी, सॉरी, सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी की बात करें तो कह सकते हो कि जो आपके विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं, जो विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं, विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं, उनके अंदर जो उपभोग वेग का, उपभोग वेग के वितरणों का योग, उपभोग वेग के वितरण का योग, ये क्या कहलाता है? आपका सापेक्ष गरीबी। क्या कहलाता है? सापेक्ष गरीबी। ये देखिएगा किस प्रकार से, यानी सापेक्ष गरीबी यानी विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं, उनमें उपभोग वेग के वितरणों का क्या है? योग कह सकते हैं। विभिन्न प्रकार के वितरणों का जो विभिन्न प्रकार के वितरण है उनको कह सकते हैं। कैसे? निरपेक्ष गरीबी में मैंने समझा था। इसमें निरपेक्ष गरीबी, जो आपकी निरपेक्ष गरीबी थी उसको हमने क्या समझा था कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। लेकिन सापेक्ष में क्या हो रहा है? मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के वर्गों का उपभोग व्यय के अंदर है। किसके अंदर? उपभोग व्यय के अंदर। कैसे? मान लीजिएगा एक ए है, ये बी है। ये मान लीजिएगा 1000 रुपए की वस्तु उपभोग करता है। कितने रुपए की? या मान सकते हो 10,000 रुपए की वस्तु उपभोग करता है। कितने की? 10,000 रुपए की। लेकिन ये बी क्या कर रहा है? 5,000 की उपभोग कर रहा है। कितनी कर रहा है? 5,000 की। तो ये कहलाती है आपकी सापेक्ष गरीबी। इसकी तुलना में ये ए की तुलना में बी गरीब है, इसकी तुलना में ए की तुलना में बी गरीब है। क्यों है? क्योंकि जो उनका उपभोग में है वो क्या है? अंतर है। उपभोग क्या है? इनमें अंतर है। उपभोग का अंतर होने के कारण
ये गरीबी कहलाती है कौन सी गरीबी? सापेक्ष गरीबी। कौन सी गरीबी? सापेक्ष गरीबी। अब इसके अंदर क्या हुआ? सापेक्ष गरीबी के अंदर क्या होगा? असमानताओं का माप होगा। किसका? असमानताओं का। किसका माप होगा? असमानताओं का माप। असमानताओं का माप कौन सी? असमानता होगी आई। किसकी होगी? आई की। आपने यहाँ मुद्रा विस्फीति से फर्क पड़ता है, यहाँ पर आय से फर्क पड़ता है। कैसे? किसी व्यक्ति की आय मान लीजिएगा 10,000, 1,00,000 रुपए कितनी है? 1,00,000। मान लीजिए एक की आय थी 1,00,000, बी की आय मान लो कि है 50,000। 50,000। तो सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा इसकी आय होगी जितने ज्यादा क्या कर पाएगा? उपभोग कर पाएगा। इसकी कम आय है तो ये उपभोग क्या कर पाएगा? कम कर पाएगा। क्या कर पाएगा? कम कर पाएगा। तो ये कौन सी गरीबी है? सापेक्ष गरीबी। कौन सी गरीबी? सापेक्ष गरीबी। ये कहाँ पे पाई जाती है? विकासशील राष्ट्रों में, क्या कह सकते हो? विकसित राष्ट्रों में। कहाँ पे? विकासशील और विकसित राष्ट्रों में। तो ये आपकी गरीबी के प्रकार है। क्या है? गरीबी के प्रकार। ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या बात करें भारत में गरीबी का मापन। किसका? भारत में गरीबी का मापन। भारत में गरीबी का मापन। भारत में गरीबी की मापन की बात करें तो सबसे पहले भारत के अंदर गरीबी का मापन किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। कब किया था? 1868। ध्यान से सुनना, स्वतंत्रता से पूर्व की बात हुई। किसकी? स्वतंत्रता से पूर्व की बात हो रही। दादा भाई नौरोजी ने किया। किसने किया है? दादा भाई नौरोजी ने। अगर बात करें देश के अंदर 1947 सर्वप्रथम दिन का है, उससे पहले कौन करता था? तो एक समिति बनाई गई जिसका नाम था राष्ट्रीय नियोजन समिति। राष्ट्रीय नियोजन समिति ये कार्य कौन करती थी? राष्ट्रीय नियोजन समिति। 1947 से पहले, जब देश आजाद नहीं हुआ था। ठीक है। अब उसके बाद में कौन हुआ था? 1962 के अंदर, 1962 के अंदर, 1962 के अंदर एक अध्ययन दल का, यानी ये क्या करेगा? गरीबी का अध्ययन करेगा। किसका अध्ययन करेगा? गरीबी का। बनाया किसने था? योजना आयोग ने। किसने बनाया था? योजना आयोग ने। गरीबी का मापन करने के लिए। किसका मापन करने के लिए? गरीबी का मापन करने के लिए। और आपको डेट से याद भी आ रहा होगा, 1962 में एक भी और घटना हुई थी हमारे यहाँ। कौन सी घटना हुई थी? आपके चीन युद्ध हुआ था। अब 1971 के अंदर, 1971 के अंदर एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था वी.एम. दांडेकर। वी.एम. दांडेकर एंड एक व्यक्ति और थे। एक का नाम क्या है? वी.एम. दांडेकर, और एक का नाम है नीलकंठ रथ। क्या नाम है? नीलकंठ रथ। इन दोनों को मापन के लिए कहा गया था। क्या क्या था? गरीबी के मापन के लिए कहा गया था, इनको कहा गया था। और उसके बाद के अंदर 1979 के अंदर, 1979 के अंदर भी एक कमेटी ने कार्य किया था। उस कमेटी का नाम बता दूं मैं आपको। उस कमेटी का था वाई के अलग कमेटी। वाई के अलग कमेटी। वाई के अलग कमेटी। ये कमेटी थी कौन सी? वाई के अलग कमेटी थी। कौन सी कमेटी? वाई के अलग कमेटी। अब देखिएगा, इंपोर्टेंट अपने लिए रहेगी वाई के अलग कमेटी। कौन सी कमेटी? वाई के अलग कमेटी। मैं इसको आपको आराम से समझाता हूँ, अच्छे से देखना। वाई के अलग कमेटी। ठीक है। वाई के अलग कमेटी। वाई के अलग कमेटी। ठीक है। वाई के अलग कमेटी को मैं समझाता हूँ आपको। वाई के अलग कमेटी। वाई के अलग कमेटी इसने क्या किया था? 1979 ये वे कमेटी है। इसने क्या किया था? गरीबी की एक नई परिभाषा दी थी। गरीबी का माप दिया था, नया माप। क्या दिया था? गरीबी का नया माप दिया था। कैसा माप दिया था गरीबी का नया? देखिएगा, इन्होंने क्या कहा कि अगर शहर में कोई व्यक्ति
निवास करता है तो उसको 2100 कैलोरी, कितनी 2100 कैलोरी, और ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो 2400 कैलोरी, किस पे 2400 कैलोरी। कैलोरी आप जानते हैं कैलोरी का माप होता है, कैलोरी ऊर्जा कार्य करने की क्षमता कैलोरी में मापी जाती है। यानी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिसको 2400 कैलोरी नहीं मिल पाती वो गरीब है, और शहर में जिसको 2100 कैलोरी नहीं मिल पाती वो गरीब है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे जाते हैं। कैलोरी के आधार पर गणना किसने की थी, आपको याद रखना है वाइट के अलग कमेटी ने कब की थी, 1979 में। किस पे माप किया था, कैलोरी पे। शहर के लिए कितनी डिसाइड की थी कैलोरी, शहर के व्यक्ति को 2100 कैलोरी, ये प्रतिदिन के ध्यान रखना, कैलोरी प्रतिदिन की है, प्रतिदिन की 2100 कैलोरी, और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी 2400 कैलोरी, ठीक है। अब इसके बाद के अंदर भी कई प्रकार के व्यक्ति थे जिन्होंने गरीबी का मापन किया था, कई प्रकार के व्यक्ति जिन्होंने क्या किया था, गरीबी का मापन किया था। अब देखिए कौन कौन। इसके बाद के अंदर कई प्रकार के व्यक्ति हैं जिसका नाम आता है डीटी लकड़ावाला, डीटी लकड़ावाला, सुरेश तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर, सी रंगराजन, सी रंगराजन। इन्होंने भी क्या किया था, गरीबी का मापन का प्रयास किया था। डीटी लकड़ावाला ने यानी समिति बनी थी, सुरेश तेंदुलकर समिति, डीटी लकड़ावाला समिति, सी रंगराजन समिति। तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है डीटी लकड़ावाला समिति का संबंध किससे था, तो आप क्या कहेंगे, गरीबी के मापन से। आपसे पूछा जा सकता है सी रंगराजन समिति का संबंध किससे था, गरीबी के मापन से। किससे, गरीबी के मापन से। गरीबी अगर ऑप्शन में नहीं आता तो अर्थव्यवस्था, या मान लीजिएगा आप लिखित एग्जाम दे रहे हैं तो आप लिख सकते हैं गरीबी के मापन से था। किसका था, गरीबी के मापन से, ठीक है। अब देखिएगा इन लोगों ने क्या किया, 1993-94 और 2004-05 इनमें इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की। किसने, सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन ने। किसने, सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन ने। इनके अंदर अब दोनों अलग अलग पढ़ेंगे हम किस प्रकार से इन्होंने क्या परिभाषा दी थी। अगर बात करें इन्होंने क्या कहा था कि 2011-12 एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, 2004-05 में गरीबी के मापन। उसके बाद भी बता रहा हूँ, उसके बाद भी इन्होंने ना सुरेश तेंदुलकर ने वगैरह रिपोर्ट प्रस्तुत की। किसने, सुरेश तेंदुलकर ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, देखिएगा, सुरेश तेंदुलकर, किसने, सुरेश तेंदुलकर रिपोर्ट प्रस्तुत की इन्होंने 2011-12 के अंदर इन्होंने क्या कहा था, दो कैटेगरियां रखी थी, एक तो शहर की, एक ग्रामीण कैटेगरी। इन्होंने कहा था कि शहर में अगर कोई व्यक्ति मंथली 1000 रुपए, कितने रुपए, 1000 रुपए नहीं खर्च पाता तो क्या है कि वो गरीब है। और गांव के अंदर इन्होंने कहा था जो व्यक्ति 816 रुपए नहीं कर पाता, यानी जो उपभोग व्यय है, ये क्या है, कौन सा व्यय, उपभोग व्यय, कौन सा, उपभोग व्यय है, ये क्या है, उपभोग व्यय, इतना नहीं खर्च पाता तो वो क्या है, गरीब, क्या है, गरीब है, क्या है, गरीब है। और सी रंगराजन ने क्या कहा था, देखिएगा, सी रंगराजन ने क्या कहा था कि शहर के अंदर 1407 रुपए नहीं खर्च पाता, कितना रुपए नहीं खर्च पाता, 1407 रुपए उपभोग में नहीं है उसका। और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जिसका 972 रुपए नहीं, वो गरीब है। इंपॉर्टेंट डाटा है, एग्जाम से देखिएगा। सुरेश तेंदुलकर के अनुसार क्या है, शहरी क्षेत्र के अंदर 1000 रुपए नहीं खर्च, उपभोग में नहीं कर पाता 1000 रुपए, ग्रामीण क्षेत्र में 816 उपभोग नहीं है, वो गरीब है। सी रंगराजन 1407, इसका 972, दोनों की डेटें सेम रहेगी, ध्यान से सुन लेना। अब सर आप कहोगे सर ये डाटा आते कहाँ से आते हैं, तो ये डाटा विभिन्न प्रकार की कह सकते हो कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ ने रिपोर्ट जारी की थी, आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिखा होगा। आपके एक संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था है जिसके नाम कहते हैं यूएनडीपी का मैंने बताया था आपको फुल फॉर्म, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है गरीबी के मामले के अंदर। अब गरीबी के अंदर मामले की रिपोर्ट पेश करता है तो गरीबी के सर आंकड़े कहां से उपलब्ध होते हैं, तो भारत के अंदर जो समंगों
संकलन, समंकों का संकलन, समंकों यानी आंकड़े कह सकते हो, क्या कह सकते हो, आंकड़े, डाटा, आंकड़े, समंकों का संकलन का जो कार्य है वो भारत के अंदर कौन करता है, एनएसएसओ, कौन करता है, एनएसएसओ, एनएसएसओ, इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी सर, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान, सर्वेक्षण संस्थान क्या रहेगी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान। ये एनएसएसओ समंकों का इकट्ठा करने का कार्य, क्या समग्र आंकड़े इकट्ठा करने का कार्य है, विश्वसनीय संस्था है आपकी, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी गरीबी के लिए जितने भी प्रकार के डाटा है भारत में इकट्ठा करने का कार्य इसका है, एनएसएसओ का। कई बार प्रश्न में जाता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान का क्या कार्य है, तो आप क्या कर सकते हो, समंकों का संकलन करने का कार्य, या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है समंकों का संकलन करने का कार्य किसका है, तो आप कहेंगे एनएसएसओ का है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का है, ठीक है। अब देखिए ये आगे चलते, अब आगे बात करें तो गरीबी का कारण क्या है, गरीबी का कारण क्या है ये पढ़िएगा, ठीक है। तो गरीबी के कारण देखिएगा, गरीबी के कारण, गरीबी के कारण की बात करें तो पहला गरीबी के अंदर सामाजिक कारण, कौन सा कारण, सामाजिक कारण, कौन सा कारण, सामाजिक कारण। सामाजिक कारणों की बात करें तो कई प्रकार के कारण इसके अंदर कर सकते हो, यानी इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है जन्म, मृत्यु, विवाह, ये इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अपने यहाँ पर क्या है, जन्म दर भी क्या है, बहुत ज्यादा है, मृत्यु दर भी क्या है, ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जन्म दर यानी अपने यहाँ पर शिक्षा की कमी होने के कारण लोगों में क्या है, बेटे की चाह, किसकी, बेटे की चाह, बेटे की चाह लगती है, और लड़कियों का जन्म होता रहता है, 4-5 लड़कियां हो गई फिर भी बेटे की चाह है, अभी तक फर्क महसूस करते हैं, लैंगिक भेदभाव कह सकते हो, जिसके कारण जन्म दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और कई प्रकार के परिवार नियोजन साधन का उपयोग नहीं लेने से भी क्या हो जाती है, जन्म दर बढ़ जाती है, और अशिक्षा होती है, परिवार नियोजन के बारे में जानते नहीं उस प्रकार से। मृत्यु दर यानी शिशु मृत्यु दर भी ज्यादा रहती है। अब विवाह, विवाह क्या होते हैं कि बाल विवाह वगैरह हमारे यहाँ पर ज्यादा होते हैं, जिसके कारण भी कह सकते हो ये बढ़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब ये सामाजिक कारण, क्या कारण थे, सामाजिक कारण, ठीक है। अब बात करें एक इस सामाजिक कारण के अंदर बताता हूँ मैं आपको, एक विद्वान व्यक्ति है जिसका नाम है रेगनार नक्शे, यानी जो गरीबी का एक व्यक्ति है गरीबी के आंदोलन में, जिसका नाम है रेगनार नक्शे, रेगनार नक्शे। इसने गरीबी के बारे में कहा था कि गरीबी का कारण है ना, वो गरीबी का कारण वो क्या है, गरीबी, क्या है, गरीबी का कारण खुद गरीबी है, गरीबी का कारण क्या है, खुद गरीबी है। कैसे है, यानी गरीब व्यक्ति तो और ज्यादा गरीब होगा, किस कारण से, उसको शिक्षा की उपलब्धता नहीं होगी, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, तो वह गरीबी के जंजाल के अंदर या गरीबी के जो शिकंजा है उसमें और ज्यादा फंसता जाएगा, क्या होगा, और ज्यादा फंसता जाएगा, ठीक है। तो ये पहला था आपका सामाजिक कारण, क्या था, सामाजिक कारण, ठीक है। दूसरा कारण बात करें आर्थिक कारण, क्या बात करें, आर्थिक कारण, आर्थिक कारणों की बात है। दूसरा है आपका आर्थिक कारण, कौन सा कारण, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण की बात करें, आर्थिक कारण की बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जीवन के इंपोर्टेंट फैक्टर हो, शिक्षा और स्वास्थ्य, कौन कौन से, शिक्षा और स्वास्थ्य। देखिएगा अब व्यक्ति इनमें निवेश कब कर पाएगा, इनमें अगर निवेश नहीं कर पाता व्यक्ति, इसके अंदर शिक्षा में और स्वास्थ्य में, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश नहीं कर पाएगा तो शिक्षा का स्तर क्या रहेगा, कमजोर रहेगा, स्वास्थ्य के स्तर में क्या रहेगा, कमजोर रहेगा। मानव जीवन की गरीबी की बात करें हम, गरीबी की तो बता रहा हूँ, अब जैसे आर्थिक कारण कहाँ से आएंगे, बिल्कुल फैक्ट रखते हैं। कैसे, आर्थिक कारणों में अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो वो इतना ज्यादा जो कह सकते हो कि समय के प्रति अनुकूल होना नहीं समझ पाएगा कि किस प्रकार हमें चेंजेस लाने हैं,
यानी शिक्षा नहीं होगी तो वो पता नहीं कर पाएगा, जागरूकता नहीं होगी उसके अंदर, क्या नहीं होगी, जागरूकता नहीं होगी, और उसका स्वास्थ्य भी क्या रहेगा, डाउन रहेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा निवेश नहीं कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, निवेश नहीं कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, निवेश नहीं कर पाएगा। इनमें ज्यादा निवेश नहीं कर पाया तो सिंपल सी बात है कि वह ज्यादा गरीब हो सकता है। क्या हो सकता है, ज्यादा गरीब हो सकता है। अगली बात करें आपके क्षेत्र के अंदर, तो हर क्षेत्र के अंदर निवेश क्या है, निवेश क्या है, हर क्षेत्र के अंदर कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम। कैसे, मान लीजिए क्या आपका औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है या आपके कृषि क्षेत्र, इनके अंदर भी इतना अच्छा खासा निवेश नहीं हो पा रहा, जिसके कारण भी क्या है, ये आउटपुट नहीं दे पा रहे, क्या नहीं दे पा रहे, आउटपुट, उत्पादन नहीं कर रहे। औद्योगिक क्रांति, जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो उत्पादन कर नहीं कर पाती, जो कृषि है वो उतना उत्पादन नहीं कर पाती, जिसके कारण भी क्या है, यहाँ पर गरीबी की समस्या रहती है। अगला कारण बढ़ते हैं, अगला कारण बढ़ेगा राजनीतिक कारण। कौन सा कारण, राजनीतिक कारण। कौन सा कारण, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण की बात करें, राजनीतिक कारण की बात करें, यानी भारत के अंदर मान सकते हो जो भारत आजाद हुआ उसके बाद के अंदर गरीबी के जो गरीबी का किसी प्रकार से कह सकते हो नियोजन नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया, नियोजन, यानी इसकी प्लानिंग नहीं की गरीबी को मिटाने की, गरीबी को मिटाने की प्लानिंग नहीं की। यानी जब तक पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना से पहले कोई ऐसे कदम नहीं उठाए गए जिसके कारण गरीबी नीचे आई। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद मान सकते हैं कुछ अच्छी हुई, तो इसके अंदर कमी क्या थी, राजनीतिक कारण के अंदर क्या थी, जो हमारी सरकार थी या कह सकते हो जो हमारी सत्ता के अंदर पार्टियां थी उनके अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था। क्या, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था, यानी वो करना ही नहीं चाहती, यानी वो ऐसा कभी इन्होंने नहीं सोचा, कभी उन्होंने जरूरत महसूस नहीं की कि हम इस पर कार्य करें, हम इस पर कार्य करें। जिसके कारण हुआ क्या, इनके अंदर किसी प्रकार की इच्छा शक्ति नहीं हुई, जिसके कारण क्या हुआ, कई प्रकार के रिसाव हुए, यानी कई प्रकार के रिसाव देखने को मिले। रिसाव कैसे, मान लीजिएगा केंद्र में सरकार है, केंद्र में सरकार है, मान लीजिएगा गरीब व्यक्ति, ये मान लीजिए गरीब व्यक्ति, क्या है, गरीब व्यक्ति, यहाँ से मान लीजिएगा 100 रुपए पास हो, कितने रुपए, 100 रुपए, लेकिन यहाँ तक आते आते इस व्यक्ति को मिलते 10 रुपए, कितने रुपए मिलते हैं, 10 रुपए, तो 90 रुपए का क्या हो गया, बीच के अंदर रिसाव हो गया, क्या हो गया, रिसाव हो गया। तो कारण क्या थे, राजनीतिक कारण थे, इन्होंने जानना ही नहीं था कि ये 90 रुपए का रिसाव हो कैसे रहा है, 90 रुपए का रिसाव कैसे हो रहा है, यहाँ तक 10 रुपए पहुंच पाते हो। तो सिंपल भाषा में कह सकते हो जो इच्छित व्यक्ति हैं उनको लाभ नहीं मिल पाया, किसको, इच्छित व्यक्तियों को लाभ नहीं मिल पाया, यानी जिनको लाभ मिलना चाहिए इच्छित व्यक्तियों को उनको लाभ नहीं मिल पाया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अन्य कारण, क्या बढ़ते हैं, अन्य कारण। ठीक है, क्या बढ़ते हैं, अन्य कारण, गरीबी के अन्य कारणों के अंदर वही कारण रहेंगे, शिक्षा का निम्न स्तर, शिक्षा का स्तर वो क्या है, निम्न है, स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य का स्तर है वो भी क्या है, निम्न है, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, आपके कई प्रकार से आपके उद्यमी प्रवृत्ति का अभाव है, उद्यमी प्रवृत्ति का क्या है, अभाव है। जो अपनी शिक्षा है वो रोजगार परक नहीं है, क्या नहीं है, रोजगार परक है, अपनी शिक्षा पाठ्यक्रम पूरा करते हैं, कॉलेज की डिग्री कंप्लीट करते हैं, लेकिन वो रोजगार परक नहीं होती शिक्षा, क्या नहीं होती, रोजगार परक। अब कौशल विकास की कमी भी है, कौशल की कमी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कौशल की कमी कर सकते हो। उद्यमी प्रवृत्ति, यानी व्यक्ति क्या है, सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ता है, उद्यमी प्रवृत्ति उसके अंदर नहीं पाई जाती, ज्यादा से ज्यादा क्या चाहता है कि मैं सरकारी नौकरी लूं, लेकिन उद्यमी प्रवृत्ति में क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। दूसरी बात, जो शिक्षा रोजगार पर नहीं, हमारे यहाँ पर व्यवसायिक शिक्षा का अभाव है, यानी बच्चों को सिर्फ वही शिक्षा देती है, किताबी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा नहीं दी जाती। तो ये क्या है, इसके अन्य कारण, ये क्या है, इसके अन्य कारण है। ठीक है, अब गरीबी निवारण के उपाय क्या होने चाहिए, गरीबी निवारण के उपाय,
गरीबी निवारण के उपाय की बात करें तो काफी सारे उपाय कर सकते हो। अब इन उपायों में पहला उपाय क्या है? पहला उपाय कर सकते हो गरीबी निवारण के लिए जो आपका शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सेवाओं का क्या करना चाहिए? विस्तार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विस्तार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विस्तार, एक्सटेंड करना चाहिए। इन सेवाओं का क्या करना चाहिए? एक्सटेंड करना चाहिए। इन सेवाओं का विस्तार करना चाहिए और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? रोजगार के अवसरों में, जो रोजगार के अवसर हैं, जो रोजगार के अवसर है इनमें भी क्या करनी चाहिए? वृद्धि कर देनी चाहिए। शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर, रोजगार के अंदर, और तीसरा इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से सुना, सामाजिक कुप्रथा, सामाजिक कुप्रथा, इन पे नियंत्रण की आवश्यकता है। क्या है? नियंत्रण की आवश्यकता है। यानी हमारे यहाँ पर ऐसे खर्च होते हैं, मान लीजिएगा मौत होने पर, किसी की मौत हो गई या शादी है, इन पर इतने खर्चे होते हैं, ये एक प्रकार की सामाजिक कुप्रथा है जिसके अंदर व्यक्ति गरीब पहले से है और गरीब हो रहा है, अमीर है तो भी क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है, दिखावे का कार्य हो रहा है। अगला कारण है जनसंख्या को नियंत्रण करना होगा। हमें क्या करना होगा? जनसंख्या को नियंत्रण करना होगा। क्या करना होगा? जनसंख्या को नियंत्रण करना होगा। कैसे? यदि हमारे पास संसाधन जो सीमित मौजूद हैं और जनसंख्या बढ़ती गई तो दिक्कतें हो सकती है। उसके लिए वेरी कर सकते हो, बहुत ही इफेक्टिव कार्य हमें करना पड़ेगा जनसंख्या का नियंत्रण करके। क्या करना पड़ेगा? हमें जनसंख्या का नियंत्रण करना होगा। अगला सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या करना होगा? जो लाभ है वो लक्षित व्यक्तियों तक पहुंचाना होगा। क्या होगा? लक्षित व्यक्तियों तक ही पहुंचाना होगा। लाभ लक्षित व्यक्तियों तक कैसे? हम क्या कहते हैं, कई बार सिंपल भाषा में सरकार क्या करती थी? योजना लाती है, मानो बीपीएल योजना लाई। बीपीएल योजना के अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो कि बड़े बड़े मकानों के मालिक हैं। सरकार लाई तो किसके लिए थी? गरीबों के लिए। किसके लिए लाई थी? गरीबों के लिए। लेकिन धनवान लोग इनका लाभ लेते हैं। तो लाभ क्या लक्षित व्यक्ति तक पहुंचा? क्या नहीं पहुंचा? वो अपना इनके पास ही है, लेकिन पहुंच किनके पास रहते हैं? तो ये कारण है गरीबी के। ठीक है, अब सरकार द्वारा प्रयास क्या किए गए गरीबी के? गरीबी को, जो गरीबी निवारण के प्रयास सरकार द्वारा क्या किए गए? गरीबी निवारण के प्रयास सरकार द्वारा प्रयास क्या किए गए? गरीबी निवारण के सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए? तो सिंपल भाषा में आपको याद रखना है, कई प्रकार की योजना सरकार ने चलाई है। जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना चलाई सरकार ने। एक सरकार ने चलाई थी आपकी बीपीएल योजना। कौन सी योजना? बीपीएल, इसको कहते हैं हम गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे। जो गरीबी रेखा से नीचे जो यहाँ पर करते हैं सरकार, उनके लिए अलग से पैकेज लाती है, खाद्यान्न वगैरह इनको मुफ्त उपलब्ध कराती है, आवास वगैरह के अलग से इनके लिए निर्धारित किए जाते हैं। बीपीएल, बिलो प्यूअर लाइन, बिलो पुअर लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे। तो ये कई प्रकार के कार्य सरकार द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था अपने गरीबी और गरीबी का टॉपिक मैंने पूरा आज डिस्क्राइब कर दिया है, डिस्क्राइब कर दिया पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।